ये मोहन भागवत की औलादें उतरेंगी सड़कों पर जाति जनगणना के खिलाफ तो हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। मोहन भागवत का ये कहना भ्रामक है। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जिधर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम खड़े हो जाएं, वो मजबूत है। तो आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो नीतीश जी? हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी अनुपातिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भारत सरकार अगर स्वीकार नहीं करेगी तो भारत सरकार की कब्र 2024 में खुद जाएगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूं संतोष शाक्य। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं जातीय जनगणना को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। बिहार सरकार ने कल ही जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और सभी जातियों की संख्या उसने बता दी है। और पता चला है कि पिछड़े वर्गों की संख्या 64% और दलितों की संख्या 19% और सवर्णों की संख्या केवल 10% है। तो इसी विषय को लेकर हम सर से बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ पर। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो सर यही मेरा सवाल है कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, तो इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे बिहार सरकार की जनगणना के आंकड़े को देख रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन सामाजिक परिवर्तन मिशन हमेशा से जातीय जनगणना का समर्थन करता रहा है। मानवर कांशीराम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आरक्षण की अवधारणा को परिभाषित किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हम बिहार सरकार के इन आंकड़ों का स्वागत करते हैं और बिहार सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की हठधर्मिता के बावजूद और केंद्र सरकार ने संकल्प ले रखा है कि हम भारत की 55% जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसकी हम गिनती नहीं कराएंगे। देखिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी वर्गों की गिनती भारत में हो रही है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की गिनती वर्गीय आधार पर हो रही है और मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, बुद्धिस्ट की गिनती हो रही है धर्म के आधार पर। दो लोगों की गिनती नहीं हो रही भारत सरकार में, पूरे देश में। एक तो वो लोगों की गिनती नहीं हो रही जिन्होंने दूसरों का हिस्सा हड़पा हुआ है और उनकी गिनती नहीं कराई जा रही है जिनका हिस्सा में डाका डाला गया है। तो पिछड़ों की और अगड़ों की गिनती नहीं हो रही है। पर बिहार सरकार ने एक पहल की है, तो हम माननीय नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री बिहार सरकार और उनके जुझारू संकल्पबद्ध उनके कैबिनेट मंत्री तेजस्वी यादव को हम बधाई देते हैं कि इससे बहुत सारे बात ये दूर तक जाएगी और बिहार सरकार को अब राज्य सरकार की नौकरियों में तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, संविधान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही गई है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जीवन के सभी क्षेत्रों में, अर्थात शासन में, प्रशासन में, और जो कृषि है, उद्योग है और खनिज है और सेवा के क्षेत्र हैं, इन सारी जगहों पर, धंधा व्यापार का क्षेत्र है, इन सब पर तो अनुपातिक हिस्सेदारी को देश में लागू किया जाना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं जो कि ये जाति के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं। जाति के आधार पर नहीं है ये, बल्कि संख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। तो जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब का भी जो आरक्षण है वो भी जनसंख्या के आधार पर है। मोहन भागवत का ये कहना भ्रामक है।
कि उसने अभी 15 दिन पहले वीडियो जारी करके कहा कि इनको हजारों साल से भेदभाव किया गया, पिछाड़ा गया और वो पिछड़ गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट हमारी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में नौकरशाही में और विधायी संस्थाओं में तो हमें हिस्सेदारी सेपरेट इलेक्टोरल कम्युनल अवार्ड के माध्यम से और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसको भारत के संविधान में जगह मिली और भारत के संविधान में आरक्षण की अवधारणा को स्वीकार किया गया। हम कोई रियायत नहीं चाहते हैं, हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने आनुपातिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आखिरकार आप महिला आरक्षण के मामले में आ गए, आप आबादी के हिसाब से। जिस दिन महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, पूरे देश का मीडिया चिल्ला रहा था कि भाई 50% आबादी को न्याय मिला, 33% आरक्षण मिला है। तो हमने और पिछड़े वर्ग के लोगों की ये मांग है कि भाई महिलाओं को 50% उनके आबादी के हिसाब से दिया जाए। तो इसलिए ये भेदभाव के कारण हम आरक्षण नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम शासन प्रशासन से भी आगे बढ़कर जीवन के सभी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, धंधा, व्यापार, विपणन और खनिज संपदा और सारी सेवा क्षेत्रों में हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको भारत सरकार अगर स्वीकार नहीं करेगी तो भारत सरकार की कब्र 2024 में खुद जाएगी। तो सर, ये संख्या के आधार पे जो आंकड़े आए हैं, 64% ओबीसी आया, तो आपका क्या कहना है कि सभी ये जातिगत तौर पर बिहार सरकार को अपने क्षेत्र में कम से कम सरकारी क्षेत्र में तत्काल लागू कर देना चाहिए? और दूसरा, आपने कहा कि हर क्षेत्र में चाहिए, तो क्या आप निजी क्षेत्र में भी चाहते हैं? क्या आपका इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं, निजी क्षेत्र में भी, चूँकि जितना भारत की इंडस्ट्री खड़ी है और भारत का जो बिजनेस है, तो उसमें जो कैपिटल है वो आरबीआई का फंड है वो, और आरबीआई का फंड माने देश की जनता का फंड है। तो ये देश की जनता की जो पूंजी है, इसको कुछ मुट्ठी भर लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी जनता को बैंक टरका देता है, भगा देता है कि आपका गारंटी तैयार नहीं है, आप रिकवरी कैसे होगी। ये सारा गोरख धंधा आज़ादी के 75 साल बाद भी चल रहा है, जबकि अब ये उजागर हो गया है कि देश का जो पैसा है वो एनपीए हुआ है, तो ये उच्च वर्ग के लोग लेकर के भाग गए हैं। चाहे वो पुराना चाल शोभराज रहा हो, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तमाम लोग जो है इस देश के ये लुटेरे हैं, चूँकि ये लोग अब हमारे इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं। ये इसलिए धंधा, व्यापार, शिक्षा और उद्योग और खनिज संपदा, खनिज में तो स्पेशल प्रिविलेज है आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में, तो इसलिए उसको भारत सरकार लागू नहीं कर रही है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संविधान को लागू करने का आंदोलन आम जनता को चलाना होगा, हम लोगों को चलाना होगा। संविधान जिस रूप में भी बचा है, चूँकि कांग्रेस ने भी संविधान को बदला है और भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान को बदला है, ये दोनों चचा भतीजे की पार्टियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए और इंडिया ये एक दूसरे के मौसेरे, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों को
तो अपने पैरों पर मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूँ कि भाई ना एनडीए मजबूत है ना इंडिया मजबूत है। जिधर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम खड़े हो जाएं वो मजबूत है। तो आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो नीतीश जी कि इंडिया के शरण ले रहे हो? आप अपने पैरों पर खड़े होइए और आपने एक काम किया, देखिए पूरा देश आपका स्वागत करेगा। मैं इसलिए हमारा जीवन के सभी क्षेत्रों से इसलिए औचित्य बनता है कि जब आरबीआई के फंड से है तो उसको जीवन के सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी लागू की जानी चाहिए। सर, जो महिला आरक्षण पास हुआ उसमें एक मांग उठी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई आज जनगणना के खिलाफ। तो इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, जो महिलाओं का आरक्षण में ओबीसी आरक्षण है और जनगणना के खिलाफ बार बार सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाना है? ठीक है, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, उनका अपना फोरम है, उनका अपना दलित पिछड़ों के खिलाफ अपना रक्षा कवच है। तो जब वो जनता की अदालत में जनमत में हारते हुए लगते हैं तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पीपुल्स कोर्ट को लेके आएंगे। तो चूँकि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत तो पीपुल्स कोर्ट है। तो और जो महिला आरक्षण में नितांत रूप से, निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को तो उसमें आरक्षण मिलना ही चाहिए। अभी भाई ठीक है 52% को आपने 52% दिया जाए ये स्वीकार नहीं किया। बीपी सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में तो 25% की कटौती कर डाली। तो चूँकि जो लोग उस समय मंडल रिपोर्ट को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे थे उनमें प्रमुख नाम मानवर कांसीराम जी का है, जो 1984 से लगातार इसके लिए पूरे देश में आज जन आंदोलन कर रहे थे। तो वो तो 52% के लिए 52% मांग रहे थे और मंडल रिपोर्ट यही कहती है। पर माननीय बीपी सिंह ने कटौती किया और पूरा देश जान भी नहीं पाया, इसको परिभाषित नहीं कर पाया, 27% ही दिया। तो 27% आज जब लागू है तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी, तो जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं उसमें 27% पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए खास करके। और एक बात बड़ी उजागर हो गई महिला आरक्षण की बहस के चलते हुए कि देश का बौद्धिक वर्ग, मीडिया जगत भी अब स्वीकार किया कि आरक्षण आनुपातिक हिस्सेदारी का मामला है। तो फिर शेड्यूल कास्ट के साथ ये बेईमानी क्यों कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आप भेदभाव के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, गरीबी के आधार पर इतने हजारों साल से सताए गए हैं। बंद करिए बकवास। हमें आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। सर, एक और बात आई है कि पिछड़े वर्ग की संख्या बिहार में 64% निकली है, जिसे हम लोग 52 से 54 मानते हैं। तो आपको क्या लगता है दूसरे राज्यों में अगर गणना होती है तो ये संख्या 60 के ऊपर हर जगह जाने वाली है? इसलिए ये सरकार, जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस डरती है जनगणना कराने से क्योंकि ये कुछ अपर क्लास वर्गों के हित चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जी। जब कम्युनल अवार्ड लागू हुआ और 1935 का सेकेंड इंडिया एक्ट आया और भारत के संविधान को स्वीकार किया गया तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों की आबादी 18% और 22.5% आकलित की गई। पहले 18% थी और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ कर के 22.5% हुई। और अभी 2011 के जो जनगणना के आंकड़े आए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 25% आई है। इसका मतलब ये होता है कि, और ये भारत भर में नहीं है, दुनिया भर में ये सूचकांक है कि गरीबों में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होती है अमीरों की तुलना में। चूँकि अमीर के जनसंख्या बढ़ाने में वो पिछड़ रहे हैं
और इसलिए भारत का जो अभिजात वर्ग और शोषक वर्ग है, वो जनसंख्या वृद्धि दर उनकी कमज़ोर है, शिथिल है। उसके कई वैज्ञानिक कारण हैं और चिकित्सा और ये सारे कारण हैं उसमें। इसलिए तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों की जो आबादी 64% आई है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो जब मंडल रिपोर्ट 1978 में गठित हुई और 80 में रिपोर्ट आई, तो उस समय 52.5% आई थी। अब ये देखने वाली बात है कि बिहार स्टेट में उस समय भी हो सकता शायद ज़्यादा रही हो। मैं इस मामले में बहुत विज्ञ नहीं हूँ, तो पर मेरा अनुमान है। तो इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक आंकड़े नहीं हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर जनगणना के आंकड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से तो दलित पिछड़ों की आबादी जो आकलित है, अभी अनुमानित है, उससे कहीं ज़्यादा निकलेगी। सर, एक पिछड़ा वर्ग जो है कहीं जाग नहीं रहा है, तो आप देश भर के पिछड़े वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ासकर उनके लीडर्स को? क्योंकि आज बिहार में तो जनगणना हुई है, लेकिन पूरे देश में वो आवाज़ नज़र नहीं आती है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पिछड़े वर्ग के लीडर्स को और उस वर्ग के लोगों को भी? देखिए, पिछड़ा वर्ग ये कहना गलत है कि जाग नहीं रहा है। पिछड़ा वर्ग जाग चुका है, और आज से नहीं, 1848 से जो ये सामाजिक बदलाव की मुहिम है, ये है पिछड़े वर्ग के महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले ने ही 1848 में शुरू की थी। शिक्षा का जो संघर्ष है वो पिछड़े वर्ग के माली समाज के महापुरुष ने शुरू किया इसको। जो आरक्षण है, तो आरक्षण का आधारशिला अवधारणा भी पिछड़े वर्ग के महापुरुष छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने इसको शुरू किया। तो पिछड़ा वर्ग जागा हुआ है, उनमें करुणा प्रेम आपस में बनाए जाने की ज़रूरत है। करुणा प्रेम और उनमें ब्रदरहुड भाईचारा। भारत का जो शोषक वर्ग है उसका हित है, और भारत की जो जाति संरचना है उसमें ही सॉफ्टवेयर में डाला गया है कि जाति से नफरत। तो इसलिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और जागे हुए लोगों को अगर प्रेम और करुणा और ब्रदरहुड तक नहीं ले जाएंगे तो वो जाग तो जाएंगे और जाग के खड़े हो गए हैं, पर वो इकट्ठे नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। उनको मिलाना है तो प्रेम करुणा से प्रेम उत्पन्न होता है। ये साइकोलॉजी का विषय है, और तथागत बुद्ध ने और कबीर ने इसमें बहुत विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। तो जो हमारे लोगों में खड़ूस लोग हैं, वो खड़ूस लोग ज्ञानी बहुत हैं और बड़ा ज्ञान पोंखते रहते हैं, पर करुणा और प्रेम का अभाव है। उनके बातचीत से ही लग जाता है ये करुणा विहीन लोग हैं, और लोग विश्वास पैदा न होने के कारण एक स्वर में आवाज़ नहीं निकल पा रही है। आज ज़रूरत है कि एक स्वर में एक आवाज़ उठे। अब जैसे 2018 में SC/ST एक्ट को टच किया, इनोसेंट मामला आया, जो पार्टियां थीं, नेता लोग थे, तो वो सर्वजनिया लोगों का वोट लेने के लिए डरे हुए थे। SC/ST एक्ट का जबान नहीं खोल रहे थे, पर जागी हुई जनता करुणा और प्रेम के वशीभूत होकर के, और जो मानवर काशीराम जी ने ब्रदरहुड उनके अंदर तैयार किया था, भाईचारा, वो सड़कों पर उतर आई। चूँकि अचानक सडनली क्राइसिस क्रिएट हो गया था, जो 18 मार्च 2018 को तो ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब इन फैसलों से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे लोग बैठे हैं।
निश्चित रूप से अब इस पे बहस होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को हमारे खिलाफ जो करना है वो कर डाले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई देव कोर्ट नहीं है, इंसान है वहाँ पर, और इंसानों जैसी उनकी भावनाएं हैं, और इंसानों जैसा उनके पास कूटनीति है। इसलिए जो लोग थे उन्होंने 18 मार्च 2018 को SC ST एक्ट पे अपना फैसला सुना दिया। तो देश में एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, पैदा हुआ, और लोग 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर उतर आए। तो निश्चित रूप से अगर ये मोहन भागवत की औलादें अगर उतरेंगी सड़कों पर जाति जनगणना के खिलाफ, तो हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी, जिनका कहना है कि पिछड़े वर्गों के बीच करुणा, प्रेम, सौहार्द विकसित करने की ज़रूरत है, भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। और सर का मानना है कि पिछड़े वर्गों को जो जातियां हैं उनके आधार पर जितनी उनकी संख्या है, वर्ग के आधार पर उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और सर ने हमसे कहा है कि ये जो आरक्षण है निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनका काम है तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना। जगाने भर से काम नहीं चलेगा, जगा के जोड़ना है, प्रेम का गारा लगा के। दोस्तों, आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24x7। मैं संतोष शाह के इंडस न्यूज़ के लिए लखनऊ से।